गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी सेल्टर। चलिए देखते हैं 22 जनवरी के प्रमुख करंट अफेयर्स जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया नामक रिपोर्ट किसने जारी की? ऑप्शन है नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, आरबीआई या ऊर्जा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, इन दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट की, तो ये अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर कार्य करता है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कैसे जो है वो आरबीआई का जो प्राथमिक क्षेत्र का लोन पॉलिसी था, अर्थात प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का जो पॉलिसी था, उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया है। तो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के तहत जो है आरबीआई ने बैंकों को ये बोला था कि वो जो है एग्रीकल्चर के अलावे एमएसएमई, इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो सोलर प्लेट है, रूफटॉप, उन सभी के लिए जो है वो लोन प्रोवाइड कराएगी। तो इसी कारण जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी आई है। तो इसी लिए नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, उन्होंने भी जो है वो रिजर्व बैंक की तारीफ की है इस पॉलिसी के लिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? ऑप्शन है आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ या सीआईएसएफ। तो इसका सही आंसर है बीएसएफ। बीएसएफ ने जो है वो ऑपरेशन सर्द हवा नामक एक अभियान जारी किया है। और ये कहाँ किया है? तो ये जो है पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक किया है, राजस्थान के इलाके में। अगर आपको मालूम होगा कि भारत का जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास लगता है। और ये लेह या लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान से लगता है। लद्दाख, कश्मीर और पंजाब, ये तीनों क्षेत्र में जो है वो एलओसी का एरिया आता है, जबकि यहाँ पे जो है वो सर क्रिक वाले क्षेत्र से दोनों का विभाजन होता है। इसके अलावा जो रेड क्लिफ है वो जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करता है। अगर बात करें ऑपरेशन सर्द हवा की, तो ये प्रत्येक वर्ष चलाया जाता है और इसका जो टाइमिंग होता है वो 26 जनवरी के आसपास ही होता है, अर्थात 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच ये चलाया जाएगा। और चलाने का मकसद यही है कि जो इस टाइम में, ठंड के मौसम में जो फॉग और धुंध होता है, उसका लाभ उठाकर वो घुसपैठ ना कर पाएँ, इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है। और इसके तहत होता ही है कि जो हमारे फोर्सेज हैं वो और भी ज़्यादा चौकन्नी हो जाती है, इंटेलिजेंस बीइंग जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। इसी तरीके का एक ऑपरेशन गर्मी के मौसम में ऑपरेशन गर्म हवा भी चलाया जाता है। तो ये था इससे रिलेटेड फैक्ट। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? कोरोना वायरस, परसिवरेंस, वैक्सीन या एंजाइटी। तो आपको पहले ये याद रखना होगा कि किसने ये जारी किया है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा और चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर। तो ये जो शब्द है वो है एंजाइटी। एंजाइटी को जो है वो ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2021 के लिए। इसी तरीके का कुछ शब्द जो है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वो वैक्स को चुना गया है, जबकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर वो परसिवरेंस को चुना गया है। और जो अमेरिकी मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी है उसने वैक्सीन को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो इन सारे को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष या मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विक्रम देवदत्त, राजीव बंसल, अजीत पवार या शशांक शेखर। तो इसका जो नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है वो विक्रम देवदत्त को बनाया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? तो वो जो है राजीव बंसल का स्थान लेंगे। बात करें अगर विक्रम देवदत्त की, तो ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और
और कैंसस प्रदेश के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और जो एयर इंडिया है उसे हाल ही में जो है टाटा सन्स ने जो है उसका अधिग्रहण कर लिया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक वाघ शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है भारत, कजाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है रूस। रूस के जो है व्लादिवोस्टोक में इस बार वैश्विक टाइगर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और ये जो सम्मेलन है वो 2022 के अंत में किया जाएगा। अगर बात करें इस सम्मेलन की तो 2022 के अंत में तो होगा ही। देखिए, बाघों की जो घटती संख्या है उससे रिलेटेड जो है 2010 में एक रूस में ही सम्मेलन हुआ था पीटर्सबर्ग में, और उसी में यह घोषणा किया गया था कि हम लोग जो है 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल टाइगर डे मनाएंगे। साथ ही ये भी बात किया गया था कि 2022 तक जो है वो सारे देश अपने यहाँ बाघों की संख्या को दुगना करेंगे। लेकिन भारत ने जो है 2022 के पहले ही अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया, अर्थात 2018 में भारत में बाघों की संख्या जो है वो 2977 हो गई। और अगर बात करें राज्यों में तो राज्य में जो है सबसे ज़्यादा एमपी में, उसके बाद कर्नाटका में सबसे अधिक बाघ हैं। और हाल ही में जो भारत में टोटल जो टाइगर रिजर्व की संख्या है वो 52 हो गई है। और जो लास्ट टाइगर रिजर्व है वो रामगढ़ बिसधरी टाइगर रिजर्व को बनाया गया है जो राजस्थान में है। और अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ हरित हाइड्रोजन सहित ग्रीन फ्यूल पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने के लिए सहमति किया है? तो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और डेनमार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। हाल ही में जो इंडिया ने डेनमार्क के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक एमयू साइन किया है और इसके तहत जो है वो भारत और डेनमार्क दोनों जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, कि कैसे जो है वो फॉसिल फ्यूल की जगह पे हाइड्रोजन का यूज किया जाए। और ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले वर्षों में ये इतना एक अच्छा विकल्प हो जाएगा कि इससे हम लोग लगभग बस, ट्रेन, वो सारी चीज़ों में इसका यूज कर पाएंगे। देखिए, भारत और डेनमार्क ने जो है पहले ही ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एक्शन प्लान 2020-25 साइन कर रखा है और उसी के तहत जो है हाल फिलहाल में इसने ये एमयू साइन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है? आपको ध्यान रखना है, नहीं मनाता है। ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम जो है वो 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है क्योंकि उसका स्थापना जो है वो 1987 में हुआ था और वो भारत का 23वां राज्य बना था। जबकि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा वो 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 1972 के दिन जो है इनका स्थापना हुआ था और आज उनके 50 साल पूरे हो गए, अर्थात वो जो है अपना गोल्डन जुबली मना रहे हैं 2022 में। तो आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2022 में कौन सा राज्य जो है वो अपने स्थापना का गोल्डन जुबली मना रहा है? ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों राज्य जो है अपना गोल्डन जुबली मना रहे हैं। अगला प्रश्न है, ICANN द्वारा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है विजय शेखर वर्मा, राजीव बंसल, सचिन बंसल या दीपिंदर गोयल। तो इसका सही आंसर होगा विजय शेखर वर्मा। विजय शेखर वर्मा जो है वो पेटीएम के फाउंडर हैं और इन्हें इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर का जो एक ग्रुप है यूनिवर्सल एक्सेप्टर स्टीयरिंग ग्रुप, उसका एम्बेसडर बनाया गया। अब बात करते हैं इस ग्रुप की। तो ये जो ग्रुप है
उसका कार्य क्या है कि जो भी लैंग्वेज है जिसके द्वारा जो है इंटरनेट पे पहुंच नहीं किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए संस्कृत है, संस्कृत का यूज करके जो है आप इंटरनेट पे नहीं लिख सकते हैं, ना ही आप कुछ सर्च कर सकते हैं। तो उन सारी लैंग्वेज को जो है वो इस तरीके से रिसर्च किया जाए कि उनका एक्सेस जो है इंटरनेट तक हो जाए। तो उसी से रिलेटेड ये एक ग्रुप है जिसका एम्बेसडर जो है वो विजय शेखर वर्मा को बनाया गया है। अगर बात करें ICANN की, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कैलिफोर्निया USA में है। अगला प्रश्न है, कोयला क्षेत्र में से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कोयला मंत्रालय ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है कोलसार, संबंधसार, उम्मीद या कोयला दर्पण। तो हमारे जो कोल मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोयला दर्पण। हाल ही में जो है वो कोयला मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल में बताया मतलब इसके द्वारा ये बताया जाएगा कि हाँ कितना जो है अभी हमारे यहाँ स्टॉक है और कितने क्षेत्र में अभी कोयले की मात्रा बच रही है, या फिर जो भी हमारा थर्मल पावर है उनके यहाँ जो है अभी कितना कोयले का भंडार है। ये सारी चीज़ों का जो है यहाँ इस पोर्टल पे जानकारी मिल जाएगी। होता ये था कि पहले कोयला दर्पण नाम का पुस्तक जारी किया जाता था, लेकिन चूंकि भारत अब डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है इसलिए अब इसे एक पोर्टल के रूप में बना दिया गया है जहाँ पे सारी जानकारियाँ जो है एकत्रित रहेगी। आज का अंतिम प्रश्न है, किस वर्ष इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को स्थापित की गई थी? ऑप्शन है 1931, 1941, 1971 या 2001। तो इसका सही आंसर है 1971। 1971 इंडिया पाक का जो युद्ध हुआ था उसके बाद ही जो है अमर जवान ज्योति का जो ये लॉ है उसे स्थापित किया गया था इंडिया गेट के पास। हाल ही में क्या हुआ है कि इसे जो है यहाँ से हटाकर जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है जो इंडिया गेट के परिसर के पास ही है, इंडिया गेट के पास ही ये है, वहाँ पे इसे जो है वो इसी में अटैच कर दिया गया है। यहाँ भी जो है हमेशा एक लॉ प्रज्वलित होते रहता है, तो उसी लॉ के साथ जो है इसे भी अटैच कर दिया गया है। अगर बात करें नेशनल वार मेमोरियल की, तो इसका उद्घाटन जो है वो 2019 में किया गया था। वहीं जो हमारा इंडिया गेट है, इंडिया गेट का जो स्थापना है वो 1931 में किया गया था। तो ये था आज का प्रमुख करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।